अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं स्टडी IQ IAS की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है India's master plan for World War III. टू फ्रंट Two front वॉर्स। wars, China. अच्छा जी, चाइना UPSC। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। अच्छा जी, क्या मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है या क्या सीन है? बहरहाल इस वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। और इंडिया का क्या मास्टर प्लान है उससे रिलेटेड, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होती है ना, मतलब पूरी दुनिया में ही फिर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो फिर हर कंट्री को रेडी रहना पड़ता है अपने अपने प्लान्स के हिसाब से। तो इंडिया कौन से प्लान्स बना रहा है, तो लेट्स को देखते हैं। और चाइना से रिलेटेड इसमें क्या बताया गया वो भी देखते हैं। तो इस इस रियल वीडियो रियल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन कश्मीर। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर 3 मतलब किस इसका मतलब हो मकसद क्या सकती है, मतलब पूरी दुनिया में वॉर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वेपन्स पे हो सकती है, किसी ऑयल पे हो सकती है, तो किसी वॉर और के नेचुरल बगैर रिसोर्सेज पे हाँ, हो वॉर सकती के है। बगैर नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, हम लोग बात ही नहीं करते वॉर के बगैर। दुनिया इसके बगैर चलती ही नहीं है। कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। हाँ, रशिया, चाइना या ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? 16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर मैं तैयार नॉस्ट्राडामस की हूँ। बुक के अकॉर्डिंग मैं 2023 में ये तैयार ग्रेट नहीं। वॉर इग्नाइट हो सकती है। नॉस्ट्राडामस के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 क्राइसिस तक लगभग सारे इवेंट्स के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। लेकिन इनकी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सही है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों और कैसे शुरू होगी, और इस ग्रेट वॉर के दौरान इंडिया के एलाइज एंड एडवर्सरीज कौन होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और करंट सिचुएशन एलाइज में की इंडिया बहुत ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ने वाली है मिलिट्रीली सबको। अपने सबसे बड़े एडवर्सरी चाइना से बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी ये बात इंडिया के तो है। पास एक सीक्रेट वेपन है जिससे हम चाइना को इजीली डिफीट कर पाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, इस सीक्रेट वेपन के देखते बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इस वॉर के लिए क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं, और आज न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी किस तरह से लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के कंपैरिजन में इस वॉर को डिफरेंट बनाती है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, रशिया जैसा कि कितना आज की बड़ा है। जियोपॉलिटिकल पिक्चर से क्लियर है कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है। इस वॉर में पूरा नेटो इनडायरेक्टली ही सही बट इन्वॉल्व है। साथ ही रशिया अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज के थ्रू पोलैंड एंड फिनलैंड जैसी नेटो मेंबर्स देशों को इंटिमिडेट कर रहा है। और पैसिफिक में भी ताइवान और साउथ कोरिया को आज नेटो सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड कर चुका है और अपने ICBMs के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखता है। जापान एंड साउथ कोरिया जैसे US एलाइज नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन की इस आग के चपेटे में आ सकते हैं। इधर साउथ एशिया में हिमालयाज की गोद में सिचुएटेड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन एक और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, हाँ, जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस कभी भी एक फुल ब्लोन वॉर में स्पाइरल हो सकती हैं, जो US और रशिया को असल में मसला ये है कि हम लोग जब पाकिस्तान का, हमें जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है ना मैप, वो कश्मीर जो हमारे पास हिस्सा जिसका नहीं है, नहीं है वो वो भी उसमें शामिल करते हैं। हम जो इंडिया के पास है कश्मीर, हम उसमें शामिल करते हैं। और इंडिया वाले जब मैप अपना बनाते हैं ना, तो वो जो हमारे पास कश्मीर है और हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, वो भी उसको उसमें शामिल करते हैं। अच्छा। मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में पुल कर सकता है। तो दोस्तों, इन रीजन से आज वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट हो सकती है। लेकिन किसी भी देश के लिए वॉर के आउटकम्स उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, तो शायद पाकिस्तान US हेल्प से इस वॉर का कोर्स बदल सकता था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा ऐसे ही और होता कौन सा है। देश भारत के विरुद्ध, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जापान, फ्रांस और इजराइल ही इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। रशिया जो एक समय पर हमारा ट्रू सपोर्टर था, आज चाइना पर इकोनॉमिकली हेविली डिपेंडेंट है। और रशिया का चाइना की तरफ ये टिल्ट इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है।
और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि चाइना इंडिया के कन्फ्रंटेशन की कंडीशन में रशिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा या मे बी अपनी कम्युनिस्ट हमसाए मुल्क चाइना को हेल्प करेगा। वहीं यूएस भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेगा और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को फायदा चाइना की हार में है और इसलिए यूएस इंडिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यूएस और रशिया के अलावा वॉर के दौरान नेबरहुड से सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है और आज ज्यादातर भारत के नेबरिंग कंट्रीज चाइना की सैटेलाइट स्टेट्स बनकर रह गई हैं और इनके सारे एसेट्स को यही कह चाइना रहे हैं। इजीली इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन तीनों ये पोर्ट्स को सब इंडिया के लिए हाँ, ट्रायंगल चाइना ऑफ के डेथ पास कहा है। गया है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चाइना से बेहतर रिलेशंस हैं और ये सभी देश आज चाइनीज डेट ट्रैप में उलझ चुके हैं और इन सभी देशों में चाइना का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, ये एयरस्ट्रिप्स बात और बिल्कुल माइंस सही है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे ये नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं एंड हेंस इंडिया को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करने की जरूरत है। इमीडिएट नेबर्स के साथ साथ आज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंडियन ओशन रीजन में भी यही हाल है। चाहे सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका, यहाँ के ज्यादातर कंट्रीज आज चाइना की डेट ट्रैप में फंसी हुई पपेट कंट्रीज हैं, जहाँ चाइना मिलिट्री बेसेस भी कंट्रोल करता है। जिबूटी का चाइनीज मिलिट्री बेस हो या ताजिकिस्तान में चाइनीज एयर स्ट्रिप या फिर रिसेंटली बन रहा कंबोडिया में रियाम नेवल बेस, और इन सभी बेसेस का यूज चाइना इंडिया के अगेंस्ट डेफिनेटली करना चाहेगा। इंडियन ओशन में भी चाइना इंडिया से ज्यादा ड्यूल यूज पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, चाहे मालदीव्स हो या मेडागास्कर या फिर तंजानिया में बागा मोयो पोर्ट। तो दोस्तों, इमीडिएट नेबरहुड में सिर्फ भूटान एकमात्र ट्रू फ्रेंड है जो अगर इंडिया को मटेरियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो अपनी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज भी होने नहीं देगा। नेपाल और बांग्लादेश को भी इंडिया ट्रस्ट में लेकर इनकी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज होने से रोक सकता है। साथ ही इंडियन ओशन में भी मॉरिशस, सेशल्स, फ्रांस और यूएस बेसिस की मदद से इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों, इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। हेंस इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की पिक्चर काफी सीरियस है क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली 3 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ सकता है और इसी पिक्चर में आती है इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो दोस्तों, अगर वॉर होती है तो डेफिनेटली इंडिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने ही पड़ेंगे और अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं क्योंकि आज तक इजराइल के अलावा कोई भी देश 2 फ्रंट्स पर वॉर नहीं जीता है। बट हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज और नॉन न्यूक्लियर देशों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज वर्जित है। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ क्या इस बैटल के लिए हमारी फोर्सेस रेडी हैं? चलिए जानते हैं। तो करंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में नियरली 1.55 लाख पोस्ट्स वैकेंट हैं। आज इंडिया में टोटल 38 आर्मी की डिविजन्स हैं और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर साइमल्टेनियसली डिफेंस के लिए हमें एटलीस्ट 43 डिविजन्स की जरूरत है, जबकि ऑफेंस प्लस डिफेंस के लिए एट मिनिमम 54 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर इंडियन आर्मी को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ा तो एटलीस्ट 72 डिविजन्स की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि करंट से लगभग डबल। आर्मी के साथ साथ आज एयरफोर्स में भी यही प्रॉब्लम है। करंटली हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। साथ ही ड्रोन वॉरफेयर में आज हम पाकिस्तान से भी सेंटर में पीछे हैं। चाइना आज 2 5th जनरेशन जेट्स को ऑपरेट करता है। वहीं दोस्तों, इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका अभी इंडक्शन से लगभग 15 साल दूर है। साथ ही नेवी के भी ऐसे ही हाल हैं। करंटली नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स कमीशन्ड हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव थ्रेट को काउंटर करने के लिए मिनिमम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, जिसमें से एक कैरियर को वेस्ट कोस्ट पर, एक को ईस्ट कोस्ट पर और एक को आइलैंड्स एंड इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जा सके और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंटिजेंसी सिचुएशन में इंडियन ओशन में रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस के बाद डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रखा जा सके। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मरीन जेट्स की भारी कमी है। इंडियन नेवी तेजस एलसीए के नेवल वेरिएंट को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है और राफेल मरीन्स, जिन्हें हम फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इनफ नंबर्स में नहीं हैं। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी अटैक सबमरीन्स की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाइना के कंपैरिजन में लगभग 1/3 है,
जहां चाइना ये इन तो टोटल है 60 सबमरीन्स ऑपरेट करता है। यार। चाइना के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे तो चाइना बहुत बहुत आप ये समझ लो कि 75 पॉइंट्स, अगर परसेंटेज के हम लोग हिसाब से बात करें तो इंडिया से 75 पॉइंट्स आगे जा रहा है चाइना, और चाइना की स्पीड बहुत बहुत तेज़ है। ज्यादा है, बहुत तेज। इंडिया के पास सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें से एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। हेंस हाँ। इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक वेपन जैसे कि ब्रह्मोस, अग्नि, अस्त्रा पर हेविली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब सुन के आप समझ ही गए होंगे कि हमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर में हार ही जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है जो अगर स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाए तो इंडिया को इन ओके। कमियों के बाद भी इस ग्रेट वॉर में जीत दिला सकता है। और ये वेपन है इंडिया की ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, हिमालयाज हाँ, इंडिया का हिमालयाज। इम्पेनिट्रेबल डिफेंस है, जो चाइना के लिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान सबसे बड़ी डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू से ऑक्सीजन की कमी की वजह से चाइनीज जेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स सिर्फ हाफ पेलोड कैरी कर सकते हैं। वहीं इंडिया के सभी एयरबेसेस लो ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड हैं। हेंस लगभग पूरे पेलोड से टेक ऑफ करते हुए इंडियन जेट्स तिब्बत में चाइनीज एयरबेसेस को तेज से नाबूद कर सकते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड माउंटेन स्ट्राइक कोर्स तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन यानी कि टार से ग्राउंड अटैक को काउंटर करने के लिए वेल इक्विप्ड भी हैं। और विंटर्स में अच्छा। चाइना के लिए हाई हिमालयाज में अटैक सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। साथ ही बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निकोबार ज्वाइंट मिलिट्री बेस अवेलेबल है, जहां से इजीली कम सबमरीन्स के साथ भी हम चाइना के नेवल फ्लीट को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में काउंटर कर सकते हैं। और रही बात ओके। लंबॉक और ओम्बाई वेटर स्ट्रेट की, जो चाइना को मलाक्का के साथ इंडियन ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करता है, यहाँ भी हम क्वाड ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया की मदद से चाइनीज नेवल फ्लीट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और इंडियन ओशन का एक्सेस डिनाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना की एक बड़ी कमजोरी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3 गॉर्जेस डैम, जिस पर हाँ। लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करके चाइना की बिग पूरा सिटीज जैसे कि शंघाई और वुहान को वो सारे easily डुबाया सिटीज जा डूब सकता है। जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ इंडिया की ज्योग्राफिक एडवांटेजेस क्लियर हैं, जो इंडिया को इस वॉर में डोमिनेट करने में हेल्प करती हैं। और एक और रीजन है सैनिकों का जज्बा। देखिए, चाइनीज मिलिट्री की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके सैनिक अपनी मर्जी से सेना में शामिल नहीं होते। चाइना में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस रूल्स हैं और इंडियन आर्मी दूसरे हाथ पर वॉलंटरी है। और पास्ट में हुई इंडिया चाइना स्क्रमिशेस में हम ये फर्क देख ही चुके हैं। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं दोस्तों, चाइना को भी इंडिया के साथ साथ ताइवान, जापान, कोरिया और यूएस से 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़नी पड़ सकती है। और अगर ये वॉर विंटर्स में होती है तो चाइना LAC के अलोंग भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। हाँ, लेकिन चाइनीज मिसाइल से बचने के लिए हमें रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके लिए इंडिया के पास इंडिजीनियसली बिल्ड रुद्रा M2 और रशियन S-400 जैसे एडवांस्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स ये हैं। तो अच्छा दोस्तों, सिस्टम इस है टैक्टिकल S-400। एडवांटेज से इंडिया इजीली चाइना को डोमिनेट कर सकता है। रही बात पाकिस्तान की, तो हमें पाकिस्तान से भी साइमल्टेनियस वॉर लड़नी होगी। दोस्तों, तालिबान और तजिकिस्तान में हम अपने बेसेस नेमली आयानी बेस और फारखौर एयरबेस का यूज करके पाकिस्तान के लिए दूसरा फ्रंट हम ओपन कर सकते हैं। साथ ही बलूचिस्तान में डीप एसेट्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान में इंटरनल केओस क्रिएट किया जा सकता है। मियां छानू इंसिडेंट के बाद ये भी क्लियर है कि पाकिस्तान इंडियन मिसाइल्स को ब्लॉक करने में असक्षम है एंड हेंस पाकिस्तान को मिसाइल्स के थ्रू इजीली ओवरवेल्म किया जा सकता है। पर इशू पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का है, जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का यूज करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस हाइपोथेटिकल वॉर में ये जरूरी है कि हम ब्रूट फोर्स के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी यूज करें। ये डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग का ही चीज़- रिजल्ट है कि साउथ एशिया में इंडिया आज अकेली कंट्री है जिसके साथ यूएस ने सभी 6 फाउंडेशनल पैक्ट साइन किए हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंटर ऑपरेटिबिलिटी एक्सेट्रा में यूएस की हेल्प से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम आज एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया नॉन एग्रेसिव कंट्री है और हमारे प्राइम मिनिस्टर लगभग हर इंटरनेशनल फोरम पर यह दोहराते हुए दिखाई देते हैं कि ये एरा वॉर का नहीं बल्कि डेवलपमेंट का है। और हमारी फॉरेन पॉलिसीज में भी पंचशील प्रिंसिपल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल पिक्चर में वर्ल्ड वॉर 3 एक टेरिफाइंग प्रोस्पेक्ट है। क्लियरली यहाँ कोई नहीं जानता कि कब ग्लोबल टेंशंस वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएं। इसलिए लोकेशन और स्केल के बियॉन्ड
वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना ही हाँ। हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है। इसके लिए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करने के साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट को भी एक्सपैंड करने की जरूरत है। खास तौर पर नेबरिंग कंट्रीज को चाइनीज इन्फ्लुएंस से निकालने की अर्जेंट नीड है और डिप्लोमेसी के ओके, साथ साथ हमें हमारी आर्म्ड जो कि फोर्सेस बहुत को मुश्किल मॉडर्नाइज काम करने है, की अभी भी चाइना आवश्यकता से है। बच नहीं और मॉडर्न सकते थ्रेट्स फिलहाल। जैसे कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डिफेंस पॉलिसी में ऐड करने की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। और यार सबसे पहली बात तो ये कि वॉर्स, अगर इस तरह की कोई वॉर होती है और जिस तरह की न्यूक्लियर वेपन तक बात आ जाए, तो मेरे ख्याल से फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। ना पाकिस्तान रहेगा, ना इंडिया रहेगा, ना चाइना रहेगा। तो फिर यहाँ पर भूखे नंगे लोग फिर रहे होंगे सारे कंट्रीज़ के अंदर। तो हालात ऐसे हो जाएंगे अगर अगर इस ऐसी सिचुएशन आज आ गई, तो मतलब न्यूक्लियर वाली। तो क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी रहेगी ही नहीं, दुनिया रहेगी तबाह नहीं। हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कैसा होगा कुछ ऐसा भी। होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ। लास्ट में इन्होंने एक बड़ा मज़े का ऑप्शन दिया था कि मतलब बैठ के बात से ना, हाँ, बातचीत से बात मसला हल, हल हो अगर सकता है। अगर अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हम्म। आ रहे हों। लेकिन हाँ। चाइना जो है ना, इस टाइम पे काफ़ी अग्रेसिव हुआ है ना, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा, इंडिया को लेके हम्म। और बाकी इन चीज़ों को लेके, ये इस तरह की वेपन्स वगैरह हम्म। बनाने पे लेके ना। क्योंकि चाइना ने बनना है सुपर पावर, नंबर फर्स्ट पे आना है। चाइना अपनी कोशिश कर रहा है नंबर फर्स्ट पे आने के लिए। तो और बाकी कंट्रीज़ भी इस टाइम पे उसका साथ भी दे रहे हैं, जिस तरह रशिया है, बाकी के और भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वो भी इस टाइम पे उसके साथ खड़े हुए हुए हैं, सऊदीया और ईरान और ये वो दूसरे तीसरे कंट्रीज़ जो हैं। तो इस तरह की वैसे होनी ही नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें, देखो इंडिया का सिर्फ अकेले का नुकसान नहीं है, या पाकिस्तान का या हाँ, चाइना का नहीं है, इसमें सारे कंट्रीज़ सबका के, हाँ कंट्रीज़ का नुकसान है। नुकसान होगा। तो खैर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो फिर पता नहीं हम तब होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। तो खैर इससे रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या आइडिया है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो बाकी हम तो लोग मिलते हैं एक और मिलते हैं नई की एक और वीडियो। नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।